समीर बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ गंगा को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और साक्षी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की आंखें नहीं थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, समीर के बेटे सौरभ ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, समीर की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, सौरभ ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ सौरभ, क्यों चिल्ला रहे हो? समीर की पत्नी साक्षी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना मम्मी, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, सौरभ ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? साक्षी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी गंगा चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। समीर बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। समीर एक पुलिस अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, इसलिए वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को समीर की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिले। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। समीर की आंखों में आंसू आ गए, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर उसको समाज में अपनी भी इज्जत बनाए रखनी थी। अपने बेटे की मन स्थिति को गंगा अच्छी तरह से समझती थी। बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। समीर बहुत उदास रहने लगा। वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर गंगा से अपने बेटे समीर की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, समीर, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? समीर ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो है, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना, साक्षी ने कहा। उसको तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई है। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, गंगा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। समीर जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी साक्षी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसका मन बेचैन था तथा उसको अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद समीर के चाचा, जो इंग्लैंड में रहते थे, आने वाले थे। जब समीर बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। इंग्लैंड से उसके डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर अमर ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों समीर, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर अमर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, साक्षी ने सपाटे लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर अमर ने समीर की ओर देखा तो समीर ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर अमर सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि गंगा को बहुत तेज बुखार है
और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर अमर दौड़कर गंगा के पास गए। उनके पैर छूकर रोने लगे। गंगा की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। उनको बहुत बुरा लगा और समीर पर बहुत गुस्सा आया। वाह बेटा समीर, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर अमर ने समीर को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं भैया, समीर का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। गंगा ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर अमर ने साक्षी की ओर व्यंग्य से देखा। साक्षी निरुत्तर होकर समीर को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा समीर, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 2 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी थी। इसलिए तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी आंखें देकर इतना सुंदर रूप दिया था। साक्षी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को अधिकार बनाने वाली इस औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर अमर की आंखों में आंसू बह रहे थे। भाभी, अब आप मेरे साथ इंग्लैंड चलोगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहोगी। डॉक्टर अमर ने गंगा से कहा। समीर को तो उसके चाचा ने जो राज बताया, इसके बाद यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ गंगा के कदमों में लिपट गया। माँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं अपराधी हूँ। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही इस घर में मेरे साथ रहोगे और कोई नहीं। समीर ने गुस्से से अपनी पत्नी साक्षी और बच्चों को देखा। साक्षी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें मिलाने की। गंगा ने साक्षी की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और समीर को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। साक्षी और बच्चों ने गंगा के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।